नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम नमो गुरु। नमः। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलाळं च सव्येसिम् पढमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानाम् ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा पूर्ण करने के बाद मध्यमा, और मध्यमा में अब चतुर्थ पाठ, और चतुर्थ पाठ में छठे गण। और हम जानते हैं कि छठे गण के धातुओं को प्रथमा के अनुसार कौन सा विकरण प्रत्यय लगता है? अविकरण प्रत्यय लगता है। यहाँ पर छठे गण के धातुओं को जैसे देखें कि पहले गण के धातुओं को असौ विकरण प्रत्यय लगता है, चौथे गण के धातुओं को यश यश। विकरण प्रत्यय लगता है। यश। इस प्रकार छठे गण के धातुओं को कौन सा? असौ विकरण। औष। सब। कर्तरी प्रयोग में सित प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को असविकरण प्रत्यय लगता है, और असविकरण प्रत्यय यहाँ बीत सिवाय के शीत है, अर्थात ये क्या है? गीत प्रत्यय की तरह। ये और गीत होने के कारण, गीत होने के नाते ये धातुओं में गुण नहीं करता है, नहीं होगा। इसलिए धातुओं में कोई जो है इसमें गुण नहीं होगा। क्योंकि छठे गण के धातुओं का कर्तरी प्रयोग है और शीत प्रत्यय लगने वाला है, उस समय तो गुण नहीं होता है। लेकिन उसके सिवाय जहां पर कर्तरी प्रयोग मतलब शीत प्रत्यय नहीं लगा है, और शीत प्रत्यय नहीं लगा है, तो वहां पर क्या होगा कि कर्तरी प्रयोग में वहां पर गुण हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि तुम प्रत्यय जब लगे तो उसमें गुण होगा कि नहीं होगा? तुम प्रत्यय शीत है? नहीं है। गीत है? नहीं। नहीं है। नहीं। कीत है? नहीं है। नहीं। इसलिए तो वो तो गुण तो करेगा। जैसे कि यस। मुच प्लस तुम, तो क्या होता था रो? मोक तुम होता था कि नहीं? तो मुच धातु जो है, तो मुच धातु कौन से गण के है? छठे गण के हैं। तो सत्य छठे कहने गण के मुक्त तुम। हैं, तो वहां भी हम लोग गुण करते थे। तो वहां गुण हो सकता है, क्यों? क्योंकि वहां पर असौ विकर्ण प्रत्यय नहीं है, और असौ विकर्ण प्रत्यय कब लगता है? कर्तरी प्रयोग हो और शीत प्रत्यय हो, तब वहां पर वो कर्तरी प्रयोग लगता है। जैसे अतशत्रु अगर लगाया जाए, तो अतशत्रु क्या है? वहां पर शीत प्रत्यय चित है ना। प्रत्यय। तो जी। सित प्रत्यय है, तब वहां पर छठे गण के धातुओं में कौन सा विकर्ण प्रत्यय लगेगा? अस। और अस प्रत्यय वहां पर भेद सिवाय के सित प्रत्यय है, गीत है, इसलिए उसमें गुण नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा नियम, नंबर नियम में यहाँ पर कहा गया है कि ये दूसरा नियम अगर देखा जाए, तो दूसरा नियम ये है कि धातु के ई वर्ण और उ वर्ण के बाद अगर स्वरादि प्रत्यय हो, तो उसका क्रमशः य और उ होता है। सही है। ये नियम कहाँ के लिए समझना है, तो वो भी जानना जरूरी है कि धातु को ई वर्ण और उ वर्ण, अर्थात कोई भी धातु हो। अब तक जितने भी हम लोग धातु सीखे थे कि ये छठे गण के सारे धातु कैसे थे? व्यंजनांत। लेकिन कोई सरांत धातु हमें प्रथमा में, ऐसे छठे गण के धातु में कोई सरांत धातु नहीं नहीं देगा।
अब यहाँ पर जिस धातु के अंत में स्वर हो वो सरांत धातु होता है, और सरांत धातु के जिसके अंत में ई वर्ण हो, ई वर्ण बोलने से क्या आता है, ई दीर्घ और वर्ण से क्या ह्रस्व दोनों, सूचित होता है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों। ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों। उ वर्ण बोलने से ह्रस्व उ और दीर्घ उ दोनों। तो ऐसे इस प्रकार का ई वर्ण और उ वर्ण के बाद अगर स्वरादि प्रत्यय हो तो उसका क्रमानुसार ई वर्ण का क्या होता है, य होता है, और उ वर्ण का क्या होता है, यहाँ पर ई और उ वर्ण का उग होता है। अब ये नियम कहाँ लगाएंगे, देखिए स्वरादि प्रत्यय तो वहां तो हर एक जगह पे तो स्वरादि प्रत्यय तो होगा ही, ठीक है। और ये नियम वहां लगाना है कि जहां गुण नहीं होता है, गुण होने की संभावना नहीं है, वहां ये नियम लगाना है। ये नियम हर एक गण के लिए है, सिर्फ छठे गण के धातुओं के लिए ही नहीं है। अब मान लीजिए एक उसका प्रतिपक्ष उदाहरण के स्वरूप में अगर देखा जाए, विरुद्ध उदाहरण के स्वरूप में देखा जाए, तो ये दो धातु हम लोग देखते हैं। जी धातु, भू धातु, और यहां पर एक धातु देखते हैं री धातु और धू धातु। जी। दोनों में कुछ अंतर है, जी और री में कुछ अंतर है, नहीं नहीं। नहीं। भू और धू में कुछ अंतर है, नहीं। नहीं है, ठीक है। अब दोनों जगह पे देखिए, यहां पर भी अ लगा और यहां पर भी अ लगा, यहां पर भी अ लगा और यहां पर भी अ लगा, ठीक है। अ ही लग रहा है ना, तो अ क्या है, जी स्वरादि प्रत्यय है कि नहीं, है। हाँ। ठीक है। और एक दोनों अशुभ जगह है और यहाँ पर, एक अशुभ। हाँ। यहाँ पर स्वरादि प्रत्यय है कि नहीं, यहाँ पर है क्या गुरु जी। पीछे हाथ स्वरादि करो प्रत्यय पीछे। बोल रहे हैं ना, तो ये स्वरादि प्रत्यय है कि नहीं है, तो स्वरादि प्रत्यय है। ठीक है। तो फिर हर एक जगह पे ये तो ये और वो तो होना चाहिए ना, नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि अशुभ है और एक अशुभ है। नहीं, यहाँ असव का कुछ काम है ही नहीं। यहाँ पर अच्छा। अगर देखा जाए तो ये उस जगह पे है कि जहां प्रथम गुण या तो वृद्धि होने की संभावना रहता है, वहां पर सर्वप्रथम गुण और वृद्धि ही करना चाहिए। ये एक नय कह रहा है। क्या हाँ। नय है, कि जहां गुण और वृद्धि होने की संभावना है, वहां सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, पूर्ण और गुण वृद्धि। और वृद्धि ही करना चाहिए। अब जहां पर गुण और वृद्धि नहीं हो रहा है, वहां पर ये नियम लग सकता है। एक मिनट चल रखना। तो देखिए, तो सबसे पहले जी और भू धातु में यहां पर गुण होने की संभावना है कि नहीं, तो जी और भू धातु में गुण होने की संभावना है, क्योंकि ये दोनों प्रत्यय, ये क्या प्रत्यय है, अ सव है, सब। और जबकि ये री धातु और धू धातु में जो लगा है वो क्या है, अ स सब। प्रत्यय, ठीक है। ये कह रहे थे अ प्रत्यय होने के कारण तो इसमें गुण जीवन में पैसे का गोल किया था ना, प्रतिष्ठा पे। मैं आया, मेरा चढ़ावा आया ए तो नाइन मुझे टेन। से। हाँ गुरु जी। तो यहां पर देखिए, पहले असव के कारण इसमें गुण होता है, इसलिए सर्वप्रथम यहां पर गुण की यहां पर संभावना है, अर्थात जहां पर गुण होने की संभावना है वहां सर्वप्रथम गुण ही करना है। इसलिए जी धातु का इसमें रूप क्या करते थे, जे प्लस अ जी। प्लस ती, और इसका रूप क्या होता था, ये जयति। ये जबकि यहां पर गुण नहीं होता है, तो ये नियम कहाँ लगेगा, कि जहां गुण या वृद्धि होने की संभावना नहीं है, उस जगह पर इस नियम को लगाना है। कौन सा, धातु के ई वर्ण और उ वर्णों का स्वरादि प्रत्यय आने पर क्या होता है, क्रमानुसार य और उ होता है। ओके, जी। बोलिए, इसमें किसी जी। को कोई प्रश्न। नहीं गुरु जी। ओके, चलिए अब आगे। क्या आगे यहां पर उसके बाद देखिए, ये गुण और वृद्धि यहां पर य हो कहीं री का, री य हो गया, री य प्लस अ प्लस ती, अर्थात रूप को यहां पर रूप क्या हुआ है, रियति। धू धातु का धू उब क्या हो चुका है, यानी धू प्लस अ प्लस ती, अर्थात क्या होगा यहाँ पर,
धुवती। धुवती। अब उसके बाद नियम, उसके बाद वाला नियम जो है वो इस प्रकार से है कि अस तथा यक्य, अस तथा यक्य प्रत्यय पर रुकारांत धातु का रू का री होता है। रुकारांत कहा गया है अर्थात यहाँ पर क्या लेना है, ह्रस्व रू ही लेना है। क्या लेना है यहाँ पर, ह्रस्व रुकारांत है। यहाँ पर रुकारांत अगर दोनों होता तो यहाँ पर कारांत नहीं कहा जाता, वहां पर क्या लिखा जाता, रू रू वर्ण, वर्ण, वर्ण। रू वर्णांत लिखा जाता है। जबकि यहाँ पर रुकारांत यानी कार शब्द से एक का क्या होता है, एक का ही बोध होता है। जैसे अकारांत तो उसमें क्या होगा, एक मात्र क्या अंत में होना चाहिए, अ। अ, उसी प्रकार एकारांत उसका मतलब अंत में क्या होना चाहिए, ए। ए, उसी प्रकार यहाँ पर रुकारांत अर्थात अंत में क्या आना चाहिए, ह्रस्व रू। रू। यानी ह्रस्व रू वाला अगर धातु के अंत में हो और उसके बाद अस प्रत्यय आ रहा हो या तो यक्य प्रत्यय, दोनों प्रत्यय ऐसे हैं कि एक गीत है तो दूसरा क्या है, कीत है। कित, तो गीत और कीत प्रत्यय पर ऐसे तो गुण इत्यादि तो नहीं होता है, उसमें कुछ ये कुछ नहीं होता है। लेकिन यहां पर कहा गया रू का क्या हो जाता है उस समय, री होता री। है। जैसे कि मृ प्लस अस प्लस ते, तो मृ का क्या हो, यहाँ पर क्या हो गया, मृ हुआ। मृ प्लस अ प्लस ते। अब ऊपर वाला नियम धातु के ई वर्ण और उ वर्ण के बाद स्वरादि प्रत्यय हो तो ई का क्या होता है, ई होता है। अभी अभी नियम देखे कि नहीं, जी ऊपर है ना दूसरा नियम, जी गुरुजी। हाँ ये दूसरा नियम से तो ये इकारांत धातु की ई वर्ण है अंत में है, जी और है। उसके बाद क्या है, स्वरादि प्रत्यय है तो है। तो जिस कारण से ई का क्या हो गया, तो ई हुआ य, अर्थात क्या हो गया, म्रिय प्लस य, अ प्लस ते अर्थात रूप क्या होगा, म्रियते। म्रियते। अगर कर्मणि में किया जाए तो मृ प्लस यज्ञ प्लस ते, तब भी क्या हो जाएगा, मृ का क्या होगा, मृ होगा कि नहीं, क्योंकि रू का होगा। री होता है अर्थात मृ हो गया। तब मृ प्लस य प्लस ते, तब वहां भी रूप क्या होता है, म्रियते ही। म्रियत, उसी प्रकार प्रू धातु का क्या होगा यहाँ पर, प्रियते। प्रियत, प्रू धातु का ह्रियते म्रियत। इत्यादि इसमें रूप होता है। आप बोलिए 825 क्या प्रश्न है। गुरुजी આપણે બીજા નિયમમાં दूसरे नियम के लिए धातु के ई वर्ण और उ वर्ण का स्वरादि प्रत्यय पर छता ईय और उ होता है। जी तो मृ किया उसके बाद तो यक्य आया ना, स्वरादि प्रत्यय नहीं है ना। पर इसको हम नहीं किए ना, म्रियते इस नियम से म्रियते है कि नहीं, औसव आया था कि नहीं पहले उदाहरण में, दोनों उदाहरण जी यहाँ पर बताया गया है। जी और यज्ञ में तो कुछ नहीं, यज्ञ में तो य किया ही नहीं ना, ये तो यज्ञ का य लगा है म्रियते। कैसे, तो देखिए धातु क्या है, मृ प्लस यज्ञ प्लस ते, तो यज्ञ, यज्ञ लगने पर क्या होता है, यज्ञ लगने पर भी रू का री होता है कि नहीं। जी होता है। तो रू का री करेंगे तो मृ होगा कि नहीं। जी तो मृ प्लस यज्ञ प्लस ते, तो फिर क्या होगा, कर्मणि में भी म्रियते होगा जी कि। म्रियते। जी जी गुरु जी समझ गए। आगे वाला जो उदाहरण यहाँ पर जो य किया गया है, वो तो असव लगने से कारण, असव के कारण हुआ है। जी इसमें तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि यज्ञ लग हाँ। गया इसलिए। यहाँ पर ह्रू दूसरा धातु नियम। पहले गण का है और यहाँ पर यज्ञ लगा है, इसलिए ह्रू का ह्री हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इसका रूप क्या हुआ है, ह्रियते। ठीक है। जी उसी प्रकार प्रू धातु का प्रियते होगा। अब दूसरा यहां पर क्या कहा गया है कि शीत प्रत्यय आने पर मृ धातु आत्मनेपदी होता है। वास्तव में मृ धातु कैसे हैं, परस्मैपदी। परस्मय। और शीत प्रत्यय कितने हैं, 72। 72। हाँ 72, यानी चार गण यानी चार काल काल के प्रत्ययों को क्या कहा गया, शीत प्रत्यय कहा गया। तीसरा। यानी इन चार कालों में ही मृ धातु कैसे होगा, आत्मनेपदी होगा। बाकी मृ धातु कैसे हैं, परस्मैपदी। परस्मैपदी। परस्मय।
बाकी वो मृ धातु परस्मैपदी है। चलिए उसके बाद ग्रह गण नौवा, ये नौवा गण के धातु है ग्रह धातु। ब्रश्च, भ्रश्च और प्रच्छ, इन सब में अगर देखा जाए ग्रह धातु में, व्रश्च धातु में और भ्रश्च धातु में और प्रच्छ धातु में सार सहित अंतस्था, तो अंतस्था कितने हैं? 4। 4 य, र, र ल और ल व। व और अंतस्था किस में आता है, स्वर में कि व्यंजन में? व्यंजन में। व्यंजन में। व्यंजन और व्यंजन हमेशा क्या होता है? व्यंजन हमेशा आधा। स्वर सहित आधा होता है ना, नहीं अपूर्ण है ना। हम्म, व्यंजन, हर एक व्यंजन के नीचे क्या होता है? हलंत होता है कि नहीं? जी जी हाँ और हलंत होता है। होने के कारण व्यंजन हमेशा अपूर्ण है, आधा है। और लेकिन यहाँ आधा पर क्या है? स्वर सहित, यानी 14 स्वर में कोई भी लगे, जैसे क के साथ अ लगे तो क संपूर्ण, क के साथ आ लगे तो का, क के साथ ई लगे तो की, क के साथ दीर्घ ई लगे तो की, क के साथ ए लगे तो के, क के साथ औ लगे तो कौ। तो ये क्या है? व्यंजन सहित स्वर है कि नहीं? या तो स्वर सहित व्यंजन है। जी। जैसे का कहेंगे तो का का अर्थ क्या है? स्वर सहित व्यंजन है कि नहीं? जी। ये का कहें तो इसमें क्या है? स्वर सहित व्यंजन है कि नहीं? जी उसी प्रकार क कहें तो ये भी क्या है? स्वर सहित व्यंजन है। जी। स्वर सहित व्यंजन है। उसी प्रकार यहां पर कहा गया है कि स्वर सहित अंतस्था, तो इन सब में अंतस्था क्या है वो यहां पर देख लेते हैं। तो ग्रह धातु में अंतस्था क्या है? र है। र। र है, है ठीक है। फिर वृश्च धातु में दो अंतस्था यहां पर है, कौन सा है? एक व है और दूसरा र है, र। ठीक है। भ्रश्च धातु में अंतस्था क्या है? र है। प्रच्छ धातु में अंतस्था क्या है? र है ना। तो एक धातु वृश्च धातु है जिसमें दो अंतस्था है, तो इसमें दो अंतस्था में स्वर सहित अंतस्था कौन सा है? वो की र। तो यहां पर र। सबसे पहले हम वृश्च का जो है, वृश्च का क्या करेंगे? तो व प्लस र प्लस अ प्लस स प्लस च, तब जाकर वृश्च होगा ना। ठीक है। तो इसमें दो अंतस्था है, एक व है और दूसरा क्या है? र है। र लेकिन स्वर सहित अंतस्था क्या आएगा? व आएगा कि र आएगा? र आएगा र आएगा ना, क्योंकि र के बाद ही, क्योंकि व के बाद स्वर है नहीं नहीं है, किसके बाद स्वर है? तो र के बाद स्वर है। तो इसमें सब में स्वर सहित अंतस्था क्या आया? र आया कि नहीं? संपूर्ण र। जी तो संपूर्ण र वही कहा गया है यहाँ पर, स्वर सहित अंतस्था र का, यानी र संपूर्ण जो ग्र में र पूरा है, ब्र में र पूरा है, भ्र में र पूरा है, प्र में र पूरा है, इस र का कीत गिंत प्रत्यय पर रू होता है। इसीलिए हम पहली बुक में प्रच्छ धातु था, उस प्रच्छ धातु का क्या आदेश करते थे? पृच्छ। पृच्छ। वहां पर हम डायरेक्ट आदेश कहते थे, वास्तव में ये आदेश नहीं, परंतु किसके नियम से? ये नियम नंबर 5 के आधार से रॉ का क्या हुआ है? री हुआ है। रू। क्योंकि प्रच्छ धातु कौन से गण के हैं? छठे गण के हैं। और छठे गण के धातुओं को सित प्रत्यय लगने पर, कर्तरी प्रयोग में सित प्रत्यय लगने पर कौन सा विकरण प्रत्यय लगता है? अस। अस वास्तव में क्या है? गीत प्रत्यय है। बीत सिवाय के सित प्रत्यय क्या है? गीत है कि नहीं? तो गीत प्रत्यय है। और गीत यहाँ पर नियम कहा गया है कि या तो कित प्रत्यय या तो गीत प्रत्यय आने पर उस र का स्वर सहित अंतस्था जो र है, उस र का क्या हो जाता है? रू होता है। इसलिए ग्रह धातु का, कब? तो ग्रह धातु का कितगित प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा? ग्रह धातु है, उसके बाद कीत अथवा तो गीत प्रत्यय लगने पर, कीत अथवा गीत प्रत्यय लगने पर इस ग्रह धातु का क्या हो जाएगा? गृह। गृह्यते। उसी प्रकार व्रश्च धातु है कि व्रश्च धातु का कीतगित प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा? सही है, क्या हो जाएगा? वृश्च।
ठीक है, इस भृज्यन्ति प्रकार से भ्रष्ज धातु का क्या हो जाएगा? भृज भ्रुज प्रच्छ का पृच्छ। भृज्य ठीक है, तो ब्रश्च प्लस उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर किया गया है कि ब्रश्च प्लस अस प्लस ती। तो ये अस गीत प्रत्यय है, जिस कारण से स्वर सहित अंतस्था का क्या हो चुका है, यहाँ पर रू हुआ, यानी ब्रुश्च प्लस अ प्लस ती, रूप क्या बना? ब्रुश्चति। ठीक है, तो भ्रश्च का भ्रुज्यति हो चुका है। क्यों हुआ भ्रश्च का भ्रुज्यति? तो सबसे पहले तो यहां पर क्या करना है, तो ये क्या है हमारे पास कि भ्रस्ज, भ्रस्ज प्लस अस प्लस ती। ठीक है, तो सबसे पहले भ्र का क्या कर देंगे? भ्रू करेंगे, जी यानी भ्रुज प्लस अस प्लस ती। उसके बाद पहली बुक का नियम से क्या करेंगे? 100 के बाद च वर्ग तालवश या च वर्ग आए तो दंतस का क्या होता है? तालवश होता है। 100 का तालवश या च वर्ग के योग के साथ तालवश होता है, और च या मूर्धन्य स और ट वर्ग के योग के साथ दंतस का क्या होता है? मूर्धन्य श होता है। इस नियम से पहले भी एक बार हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर भ्रस्ज, जो भ्रस्ज है उसका भ्रुस्ज हो चुका है, अब दंतस का तालवश हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा इसका? भ्रुस्ज। क्या करना है यहाँ पर? तो भ्रुस्ज प्लस अस प्लस ती। फिर दूसरे पाठ का 12वां नंबर को, 12वां नियम यहाँ पर हम लोग याद करेंगे। तीसरे चौथे व्यंजन के पहले अगर धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है। तो तालवश धूट व्यंजन है कि नहीं? जी हाँ तो उसी है वर्ग का गुरुजी। तीसरा व्यंजन अर्थात क्या होगा? तीसरा व्यंजन उसी वर्ग का क्या होगा? ज ज होगा कि नहीं? तो ज हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? भ्रुज प्लस अ प्लस ती, अर्थात रूप क्या बनेगा? भृज्यति तो इस प्रकार से रूप बना है यहाँ पर भ्रुज्यति। ओके, जी तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रच्छ धातु का रू आदेश हुआ है, यानी रू हुआ है, इसलिए पृच्छति। कर्मणि में भी जब कर्मणि लगे तब भी ये होता है कि वृश्चते, भृज्यते, पृच्छते, गृह्यते इत्यादि रूप होता है। छठा नंबर नियम कि मुचादि धातु। तो मुचादि धातु कौन से हैं? तो ये धातु देख लीजिए, ये मुच, सिच, विद, लूप, लिप, क्रोध, खिद तथा पिस। कितने धातु हैं? 7 धातु की 9 धातु, कितने धातु है? 2 3 3 3 3 6 2 8 धातु है। तो ये मूच, सीच, विद, लूप, लिप, क्रूत, खिद और तथा पेश, इसे मुचादि धातु कहा जाता है। और ऐसे मुचादि धातुओं का असविकरण प्रत्यय पर स्वर के बाद न जोड़ा जाता है। तो धातु में स्वर कौन सा है? मूच धातु में कौन सा स्वर है? ऊ धातु है ऊ मूच धातु में ऊ है, सिच धातु में ई है ई है, विद धातु में ई है, लुप धातु में ऊ है, लिप धातु में ई है, क्रू धातु में रू है, खिद अरे धातु में ई ई है, है और पीस धातु में ई है ई है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखे, यहाँ पर देखे थे मूच धातु का छठे गण में क्या आदेश होता था? मुंच मूच का क्या आदेश होता था? मुंच होता था कि ना? उभयपदी धातु है ना मूच। हाँ हाँ, तो वहां पर मूंछ आदेश करते थे, लेकिन ये मूंछ आदेश नहीं, लेकिन क्या है, इस नियम से, छठा नियम से वो मूंछ का मूंछ हो चुका है, क्योंकि मूचादि धातु का असविकरण प्रत्यय लगने पर स्वर के बाद न जोड़ा जाता है, अर्थात क्या है इसमें? तो मूच प्लस अस प्लस, क्योंकि दोनों है इसमें, ती भी लग सकता है और क्या लग सकता है? ते भी लग सकता है, क्योंकि उभयपदी धातु है ना मूच। मूर्छ धातु उभयपदी है, जिस कारण से ये दोनों लग सकता है। और असविकरण प्रत्यय है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर? स्वर के बाद या तब मु प्लस न प्लस च प्लस अ प्लस ती। ठीक है, अथवा तो ते, दोनों है यहाँ पर। अब इसका क्या करेंगे? किसके पद के अंत में हो नहीं, ऐसे म या न का
वर्गीय धूट व्यंजन वर्गीय ऐसे वर्गीय धूट व्यंजन का व्यंजन अंत्याक्षर पर ही होता है, अर्थात बाद में रहे हुए वर्गीय जो धूट व्यंजन है उसी का अंत्याक्षर होगा। नौ के बाद कौन सा व्यंजन आया है? च च। न वर्ग तो के च वर्ग प्रतिनिधन का अंत्याक्षर क्या होता है? य यो य अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो मुंह प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर नौ की जगह? न्य हाँ, मुंचती मुंह प्लस क्या आएगा? तो मुंह प्लस य प्लस च प्लस च अ प्लस यहाँ पर ती अथवा ती ते। ते तो ती अथवा यहाँ पर ते यहाँ पर ती अथवा ते हुआ है, अर्थात ते क्या होगा? मुंचती या मुंचती मुंचते हाँ, मुंचते मुंचती। और क्या हो जाएगा इसमें? मुंचती मुंचते मुंचते अथवा तो मुंचते। प्रकार उसी प्रकार सिंच धातु का भी वहां पर प्रथमा में हम लोग क्या देखे थे? सिंच आदेश होता है, लेकिन सिंच आदेश नहीं, हम्म क्या होता है? इस नियम से नौ लगेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सिंचती। सिंचती ठीक है। उसी प्रकार बिद धातु है तो बिंदती, लुप धातु है तो क्या हो जाएगा? लुम्पति, संपत्ति क्योंकि इसमें म होगा। संपत्ति क्यों? क्योंकि प वर्ग है और प वर्ग का अंत्याक्षर क्या होता है? म म। न इसलिए क्या होगा वहां पर? लुम्पति। उसके बाद लिम्पति। त है तो कृंतते अथा ती अथा परस्मैपदी हो तो कृंतति। खिद धातु है आत्मनेपदी है तो खिंदते। पिंस धातु है तो इसमें अनुस्वार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अनुस्वार होगा। क्यों अनुस्वार होगा? इसमें भी उसी प्रकार से है, पी प्लस नौ प्लस सौ प्लस अ प्लस ती। ठीक है। तो इसमें इसका जब रूप करेंगे तब ऐसे रूप लिखा जाएगा पिंशति। क्यों ऐसे? सिद्ध है अनुस्वार लगा ना इसलिए, क्योंकि पीछे स हाँ, है ना इसमें तो भी वही नियम अनुस्वार हो जाता लगेगा है। कि पद के अंत में हो नहीं, ऐसे म या न का सीट तथा ह व्यंजन आने पर क्या होता है? अनुस्वार होता है। अनुस्वार होता है। क्योंकि ये नौ पद के अंत में तो नहीं है पद के अंत में नहीं है। ये नहीं पहली बुक में ये नियम भी आ चुका है, प्रथमा में हम लोग देख चुके हैं ये नियम। तो सीट तथा ह व्यंजन तो तालवश्य क्या है? सीट व्यंजन है कि नहीं? तो सीट व्यंजन है, इसी कारण से इसका क्या हो जाएगा? कहां पर देखे थे ये नियम? तो पयांसी, याद आ रहा है? जी तो पयांसी में वो नियम यहाँ पर था, तो इसी कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार होगा। बाद में बाद में तो मोच का क्या हो जाए? य होगा। च अंत वाला में य होगा। द और त अंत वाला में क्या होगा? न होगा। और प अंत वाला में क्या होगा? म होगा। ओके। अब देखिए इसी का ये जो नियम अभी जो बोल रहे थे वो नियम यहां पर है। पद के अंत में नहीं हो क्या हो नहीं, ऐसे म और न का वर्गीय धूट व्यंजन पर बाद में रहे हुए व्यंजन का अंत्याक्षर होता है। वहीं यहाँ पर मुच प्लस अ प्लस ती, तो नियम से न लगा, यानी मुंच प्लस अ प्लस ती। और ये सातवां नंबर नियम से नौ का क्या हो चुका है? यो हुआ कि नहीं? क्योंकि बाद में क्या है? चौ वर्ग है, इसलिए चौ का क्या हो चुका है यहाँ पर? यो हो चुका ये है। इसलिए यहां पर क्या हो चुका है? ये मुंचती ऐसे रूप हुआ है। उसी प्रकार लुप का लुम्पति इत्यादि यहां पर ये नियम लग सकता है। ठीक है। अब छठे गण के जो धातुएं हैं वह धातु इस प्रकार से, कुछ धातु पहले भी देख चुके हैं और कुछ धातु यहाँ पर है, उसका यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं। बोले अब तक ये लिए यहां तक किसी को कोई प्रश्न नियम में? नियम में किसी को कोई समझ में नहीं आया ऐसे कोई है? गुरुजी एक प्रश्न है। बोलिए। अ, वो स था हमारा। एक सेकंड। हाँ। ओ ब्रुश्च ब्रुश्च में जो स का स किया ना, हम्म। वो किस नियम से किया हमने? उसमें पहली बुक का एक नियम है कि सौ के साथ तालवश या च वर्ग तालवश और च वर्ग के योग में तालवश होता है।
और स का मूर्धन्य स और ट वर्ग के योग में मूर्धन्य स होता है। ये नियम आ चुका है आपका द्विस धातु का, द्विस शब्द का जब हम सिद्ध करते थे ना, द्विस हाँ, शब्द तो का। वो 48वां पाठ होगा, है ना? हाँ 48। जी, लगभग 48 47 या 48 पाठ का नियम है वो। आई थिंक 48 में आया था। पदांत न के बाद छ छ ट ठ त थ वाला नियम ना गुरुजी? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये वो तो ये 30 नहीं पाठ वाला, वो नहीं, वो वो नहीं, नहीं। 50वां नहीं पाठ। दंत स नहीं का ये तालवश्य और च वर्ग के योग में तालवश्य होता है, और मूर्धन्य स और ट वर्ग के योग में मूर्धन्य स होता है। हाँ, 48-2 में आया था, 48-2। 48 का है, 48 का है हाँ, चौथा नियम 48 का है। और 48 चौथा का। नियम। हम्म। पांचवो नियम। चौथो चौथो चौथो, हाँ, आयुष चौथो सी गया था, ये मैं चौथे आयुष हाँ सी। हाँ आयुष चौथे आयुष सु किया था वो वाला। जी आयुष। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, और किसी को कोई प्रश्न? चलिए, अब धातु के अर्थ यहां पर देख लेते हैं। धातु के अर्थ कृत धातु है, जिसका अर्थ क्या है? काटना, परस्मैपदी है। क्रू धातु है, दीर्घ रू है। यहाँ क्रू धातु का यहाँ पर रूप क्या हुआ है, यहाँ पर अर्थ क्या है? बिछाना अथवा तो बिखेरना। खिद धातु है, खिन्न होना। त्रुट धातु है, टूटना, फाड़ना। धू धातु है, हिलाना। नु धातु है, स्तुति करना। पिश धातु है, पीसना या तो चुराना। भसजद भ्रसज धातु है, मस्ज धातु है, अर्थात मज्जन करना, या तो फिर स्नान करना, या तो फिर मग्न रहना, या तो फिर डूब जाना। मृ धातु है, मरना। मृस धातु है, विचार करना। विच्छ धातु है, जाना। व्रश्च धातु है, काटना। री धातु है, जाना। शु धातु है, प्रेरणा करना या तो फिर हाँकना। द्रु धातु है, आदर करना। आ प्लस द्रु धातु है, आदर करना, आत्मनिपदी। प्रू धातु है, उद्यम करना। बी प्लस आ प्लस प्रू, दो दो उपसर्ग है इसमें। बी प्लस आ प्लस प्रू, व्यापार करना। आ प्लस प्रच्छ धातु यानी अनुमति लेना या तो फिर पूछना। बीज धातु है, उद्वेग पाना। उद प्लस बीज धातु तो भी उद्वेग पाना। नी प्लस विष धातु, पहली बुक में यानी प्रथमा में हम लोग देखे थे, विष धातु का अर्थ क्या होता है? प्रवेश करना ही है। तो यहाँ भी नी प्लस बीज धातु का प्र प्लस बीज करे, नी प्लस बीज करे, अर्थ वही रहता है। क्या रहता है? प्रवेश करना। लेकिन परस्मैपदी के बदले ये क्या हो चुका है? आत्मनेपदी हो चुका है। लज्ज धातु है, शर्माना या तो लज्जा रखना या तो लज्जा करना। स्मंज धातु है, जिसका अर्थ क्या है? मिलना। अभि प्लस सिच धातु है, अभिषेक करना। फिर क्रुश धातु है, खींचना या तो कृषि करना यानी खेती करना। फिर तुद धातु है, दुखी होना। भ्रष्ट धातु है, पकाना, भूनना या तो सेकना। लिप धातु है, जिसका अर्थ है लेप करना। लिप धातु है, जिसका अर्थ है कि लेप करना। लूप धातु है, जिसका अर्थ है काटना, छीन लेना या तो लूटना। क्षिप धातु है, फेंकना या तो फिर डालना, उभयपदी धातु है। विद धातु है, प्राप्त करना, उभयपदी धातु है। अब शब्द के अर्थ। शब्द के अर्थ में जंतु ह्रस्व उकारांत शब्द है, किसके अनुसार चलेगा? ये भानु। भानु, क्योंकि पुल्लिंग है, ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग, यानी भानु की तरह चलेगा। क्या अर्थ होता है? तो जीव अथवा तो प्राणी। तात अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है पीता। माराल, जिसका अर्थ होता है हंस। सुकर यानी सुअर यानी भूंड जिसे बोला जाता है। सुधा, सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। अज्ञ अर्थात अज्ञानी। अद्भुत आश्चर्यकारी, ये विशेषण है। अपर, ये भी विशेषण है, जिसका अर्थ है दूसरा। निखिल अर्थात समस्त, संपूर्ण, ये भी विशेषण है। पर, ये भी विशेषण है, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट। लज्जित, जिसका अर्थ है लज्जा वाला। अंजन, ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है काजल। तमस,
सकारांत शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, अंधकार किसकी तरह रूप चलेगा? दमत का पयस की तरह गुरुजी। पयस की तरह। पयस ओके, हाँ। पयस पयस पद पयस। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। दो अर्थ होता है, स्थान भी होता है अथवा तो पैर होता है। पाथेय अर्थात भाता। भवितव्य ये नपुंसकलिंग में है, अवश्य होने वाला। फिर उसके बाद मानस अकारांत, ऐसे नपुंसकलिंग शब्द है, मानसरोवर। यावस जिसका ये भी अकारांत नपुंसकलिंग है, अर्थ होता है। फिर स्वर्ण अर्थात सोना। यतस ये अव्यय है, क्योंकि जिस कारण से, जिससे, ऐसे अर्थ होता है। कील अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है सचमुच, वास्तव में। सर्वथा सभी प्रकार से, ये भी अव्यय है, सर्वथा। ठीक है, चलिए आज यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वाक्यानुवाद करेंगे, वाक्यानुवाद करके आइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वाक्यानुवाद देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रश्न है? नाम गुरुजी। 25। गुरुजी, गुरुजी भवितव्य जो शब्द है ना, भवितव्य, तो हम्म भवितव्यता जो हम बोलते हैं, हम्म भवितव्यता, हम्म तो उसका भी वही मतलब होता है, अवश्य होने वाला। हाँ, अवश्य होने वाला। जैसे 5 कारण है ना, समवाय कारण है ना, तो उसमें एक हम्म भवितव्यता है ना, हम्म है ना, सही है। यानी जो काल होने वो वाला सब हो। है ना। हाँ, होने वाला, होने वाला की जो योग जो है उसे भवितव्यता रखा जाता है। इसमें वो भवितव्य भाववाचक, हाँ, वो उसमें था। भाववाचक संज्ञा हो गया ना, ये हाँ, भाववाचक वो संज्ञा बन वो गया। भाववाचक संज्ञा में हुआ है, सही बात है। हम्म। हाँ, लेकिन भाववाचक संज्ञा ठीक है, लेकिन अर्थ तो यही रहेगा ना, अवश्य हाँ, होने ये वाला। भविष्य में होने वाला, अथवा तो वहां पर जो भवितव्यता है अर्थात भविष्य की योग, जैसा योग है ऐसे होता है। जी। गुरुजी कल की रिकॉर्डिंग डाल दी क्या अपन ने? जी, डाला गया हाँ है। डाली है, आया कि नहीं आया? डाली है, डाली डाली है। ओके, एक बार और चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको बोल दूंगा, डाल देंगे। गुरुजी सूत्रार्थ के अंदर संस्कृत का डाला है गलती से, सूत्रार्थ के कल का। अंदर संस्कृत का डाला है, कब? आज का? हाँ हाँ, आज का, कल का। आज ओ- डाला है, दोनों में संस्कृत डाला है। ओके, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। गुरुजी कल छुट्टी, कल 14 से तो। हाँ जी, कल, हाँ, कल 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 क्लास नहीं होगा शायद, कल नहीं होगा शायद।